नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आज के हमारे इस शो मेडी टॉक में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम बात करते हैं एक विशेषज्ञ से और इस बार हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार जैन, जो कि हैं एमडी फिजिशियन और डायरेक्टर प्रेक्षा हॉस्पिटल एंड चेतना आईवीएफ सेंटर, पाल रोड, जोधपुर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मधुमेह, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन से जुड़ी बीमारी के बारे में। तो डॉक्टर, आप क्या कहना चाहेंगे कि क्यों ये बीमारी होती है? जिस तरह से अभी सिनेरियो चल रहा है, लाइफ स्टाइल सब लोगों की चेंज हो रही है, खान पान चेंज हो रहा है, पेस्टिसाइड वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इसे देखते हुए जो डायबिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा रैम्पेंटली इंक्रीज़ हो रही है। और अभी जो 2017 का जो डेटा है वो ये शो करते हैं कि 72 मिलियन पर्सन्स जो इंडिया में हैं वो डायबिटिक हो जाएंगे, और आने वाले टाइम में अबाउट 2032 तक इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स टॉप मोस्ट कंट्री इन पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज़। सो डायबिटीज़ इतनी तीव्रता से बढ़ रही है। जी डॉक्टर, डायबिटीज़ के क्या लक्षण होते हैं डॉक्टर? मोस्टली हम डायबिटीज़ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है वो यूजुअली बच्चों में होती है जी, उसको हम टाइप 1 बोलते हैं। टाइप 1 के अंदर जो बॉडी में इंसुलिन है वो बिल्कुल नहीं बनता शरीर में। हमारे बॉडी की एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म चलाने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। अब जब वो इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता बच्चों में, तो उसमें टाइप 1 होती है, और एक होती है डायबिटीज़ टाइप 2। जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है वो यूजुअली एडल्टहुड में होती है। और जो टाइप 1 के रीज़न है वो मोस्टली ये जेनेटिकली मीडिएटेड होती है जी, जो जिसको अपन हेरिडिटरी कह सकते हैं, उनमें ज़्यादा कॉमन होती है। और जो टाइप 2 है उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, खान पान, मेटाबॉलिक, जेनेटिकली, लाइफ स्टाइल, ओबेसिटी, सब लोगों की आजकल सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, तो ये सब जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, ये सब जो है कुछ कॉमन रीजंस है जिनकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादा होने लगती है। जी जी डॉक्टर, तो इस पर हम नियंत्रण कैसे पा सकते हैं? डायबिटीज़ क्योंकि इस लेवल पे इंक्रीज़ हो रही है, और डायबिटीज़ के जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बहुत ही ज़्यादा, जिसको अपन ख़राब मान सकते हैं, वो होते हैं। तो डायबिटीज़ पे नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डायबिटीज़ को नियंत्रण के लिए हम इसको 4 से 5 भाग में बांटते हैं। नंबर 1, आपको आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करना है। आप वॉक करें, डाइट कंट्रोल करें, फिजियोथेरेपी करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें। सेकेंड थिंग, आपको जो मेडिसिन डॉक्टर ने बताई वो रेगुलरली लें। अब रेगुलर चेकअप करवाते रहें, और जैसे ईयरली कुछ चीज़ होती है, जैसे आई चेकअप, फुट चेकअप, तो ये सब आपको, हार्ट चेकअप, ये सब आपको रेगुलर बेसिस पे करवाते रहना चाहिए, और मेडिसिन भी आपको रेगुलर लेते रहना चाहिए। सर, एक बात पूछना चाहूँगी, जो रेगुलर चेकअप की आप बात करें, इसका कोई टाइम फ्रेम होता है कि भाई इतने ही टाइम में हमें एक 6 मंथ्स माने कि एवरी 6 मंथ्स हम चेकअप करवाएं, ताकि इस तरह से बीमारी का पता भी चले? ऐसा जरूरी नहीं है। आजकल जिस हिसाब से एजुकेशन और अवेयरनेस बढ़ रही है, तो जो डायबिटिक पेशेंट्स काफ़ी सारे हैं वो लोग घर पे ही ग्लूकोमीटर यूज़ लेते हैं। तो आप घर पे रेगुलरली जो ग्लूकोमीटर से अपनी ग्लूकोज, शुगर टेस्ट करते हैं रेगुलरली। तो आपको लगे शुगर अप डाउन बहुत ज़्यादा है, तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, या आपको और कोई प्रॉब्लम लगे आपकी बॉडी के अंदर तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, और 1-2 मंथ में आपको एक बार चेकअप करवाते रहना चाहिए। जी जी डॉक्टर साहब, तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज मधुमेह रोग के बारे में, जिसको डायबिटीज़ कहा जाता है, और डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि 2 तरह की डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 जो कि बच्चों में ज़्यादातर पाई जाती है, हेरिडिटरी होती है, और टाइप 2 एक तरह से एडल्ट फेज़ में जाके ये बीमारी हमें होती है। तो दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको डॉक्टर साहब से किसी भी तरह की सवाल जवाब अगर आपको पूछना है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो डॉक्टर, एक और बात जो हम डिस्कस करेंगे आज, डायबिटीज़ के साथ हाइपरटेंशन के बारे में हम बात करेंगे, तो उसके बारे में भी बताइए, और साथ में ये बताइए कि इज़ देयर एनी कनेक्शन बिटवीन डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन? हाँ, वैसे डायरेक्ट कनेक्शन तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के में अपन नहीं मान सकते जी, पर जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ होती है या जिन पेशेंट को हाइपरटेंशन होता है, उनमें वाइस वर्सा एक दूसरी बीमारी के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो पेशेंट डायबिटिक है, जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, तो उनमें कोई ना कोई ऐसे रीजंस होते हैं, जैसे ओबेसिटी है, वेट ज़्यादा है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, तो उनमें ब्लड प्रेशर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली अगर हाइपरटेंशन है तो डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
राइट, तो हाउ डू वी कंट्रोल हाइपरटेंशन डॉक्टर? हाइपरटेंशन को भी कंट्रोल करने के लिए आपको नंबर 1 आजकल सभी डिजीज़ में लाइफस्टाइल आपको चेंज करनी चाहिए। आप जो नमक है, पापड़ है, अचार है, तला फला ये कम खाएं। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो अपने वेट पे कंट्रोल करें और जो भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन हैं वो आप रेगुलरली लेते रहें। जी डॉक्टर, जैसे कि आप बात कर रहे हैं खान पान और लाइफस्टाइल को डेफिनेटली कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन किस तरह से किया जा सकता है डॉक्टर? थोड़े टिप्स अगर आप हमारे दर्शकों को आज बताएं इस बारे में। जैसे खान पान में हम देखते हैं, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आप ओबेज हैं, तो अपना वेट कम करें। घी तला वाला आप बिल्कुल बंद कर दें, घी तला वाला नहीं खाएं। अगर आप डायबिटिक है तो मीठा बिल्कुल बंद कर दें, है ना। कुछ अगर आपको शुगर फ्री आप उसमें चाय में ले सकते हैं। और वेट कंट्रोल करने के लिए आपको रेगुलर वॉकिंग करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, होल फ्रूट खाएं, पल्सेस ज़्यादा खाएं। तो अगर आपका वेट कंट्रोल हो जाता है तो इन दोनों बीमारियों पे काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। जी, जैसा कि आपने कहा कि डायबिटीज़ से अन्य तरह की बीमारियों के होने की भी संभावना बढ़ती है डॉक्टर, अगर डायबिटीज़ है तो? अगर आपको डायबिटीज़ है और आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है और वो काफ़ी सालों से है, अनकंट्रोल्ड है, तो डायबिटीज़ ही एक ऐसी बीमारी है जो अपने बॉडी के ईच एंड एवरी ऑर्गन सिस्टम को इफ़ेक्ट डालती है। जैसे डायबिटीज़ का इफ़ेक्ट आई पे जाता है तो आपकी आई साइट वीक हो जाती है, आपको कैटरेक्ट जल्दी बन जाता है, तो आपको रेगुलर आई चेकअप करवाना चाहिए। फिर डायबिटीज़ में एक न्यूरोपैथी होती है जिसमें कि काफ़ी पेशेंट्स आपने सुना होगा पाँव में जलन हो जाती है जी, है ना। पाँव में उनको मालूम नहीं चलता पाँव में जूता पहन रखा है नहीं पहन रखा है, कांटे से चुभने लग जाते हैं, तो ये न्यूरोपैथी कहते हैं। ऐसे डायबिटीज़ वाले पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, उनको ब्रेन प्रॉब्लम जिसको कहते हैं CVA वो ज़्यादा हो सकता है। अपने जो मोस्ट कॉमन रीज़न है अपंगता का, दैट इज़ ए डायबिटिक फुट। डायबिटिक फुट में एम्पुटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपके पाँव में कोई घाव है, आपने उसको ढंग से कंट्रोल नहीं किया है, शुगर कंट्रोल नहीं है, तो कई बार पेशेंट को गैंग्रीन बन के पाँव कटने की, अंगूठा कटने की, अंगुली कटने की नौबत आ जाती है। तो इसलिए हम हमेशा स्ट्रेस डालते हैं कि आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें और इसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने दें। एक और मेजर कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ का होता है, डायबिटीज़ का इफेक्ट होता है किडनी पे काफ़ी आता है, जिसको कि अपन नेफ्रोपैथी कहते हैं। किडनी डिजीज़ ऐसी है जो एक बार हो गई तो वो फिर प्रोग्रेसिव ही होती है, तो उसमें एंड स्टेज चली जाती है, रीनल डिजीज़ हो जाती है, रीनल फेलियर हो जाता है। इन केसेस में आपको सिवाय सफरिंग के कुछ भी नहीं होता। खूब सारे पेशेंट जो कंटिन्यूसली डायलिसिस करवाते रहते हैं जी, और खूब सारे जो लकी फेलोज़ हैं जो किडनी रीनल ट्रांसप्लांट तक जा सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा स्ट्रेस यही करते हैं कि आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें, क्योंकि डायबिटीज़ ही है जो ईच एंड एवरी ऑर्गन पे आपके इफेक्ट डालती है। राइट सर, एक बात मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि जो इंसुलिन का जो एक स्टेज आता है जब इंसुलिन लेना ज़रूरी हो जाता है, तो वो स्टेज कैसे आता है, किस तरह से आता है? अदरवाइज़ दवाइयों से भी डायबिटीज़ को नियंत्रण में रखा जा सकता है? सही कहा आपने, जो इंसुलिन की स्टेज है हमेशा हम लोग स्ट्रेस डालते हैं कि जो टाइप 1 पेशेंट है, जिन बच्चों में डायबिटीज़ है, उनको इंसुलिन के अलावा कोई मेडिसिन इफ़ेक्ट नहीं करती, तो उनको तो हमेशा इंसुलिन ही लेना है। अगर कोई कारणवश, भूलवश, गलतीवश आपको सजेस्ट भी करता है कि आप टैबलेट ले लें, तो वो व्यर्थ है। आपको बच्चों में जो टाइप 1 पेशेंट्स हैं उनको हमेशा इंसुलिन ही लेना पड़ता है। सेकेंड थिंग आती है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में काफ़ी हद तक खूब सारी आजकल नई मेडिसिन आ गई है, उनसे काफ़ी हद तक कंट्रोल पाया जा सकता है, पर एक लिमिट ऐसी आती है जबकि आपकी बॉडी के अंदर, पैंक्रियाज के अंदर इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं बनता जी। जो ड्रग्स है वो भी इंसुलिन नहीं निकाल पाती। उस स्टेज के अंदर हमको उस पेशेंट को बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है। तो वो जो पेशेंट्स हैं उनको इंसुलिन रेगुलर लेना चाहिए अपनी शुगर कंट्रोल करने के लिए। राइट डॉक्टर, मैं दर्शकों को एक बार फिर से ये जानकारी देना चाहूँगी कि आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार जैन, जो कि है MD फिजिशियन, डायरेक्टर ऑफ प्रेक्षा हॉस्पिटल एंड चेतना IVF सेंटर, पाल रोड, जोधपुर। आपको अगर किसी भी तरह के कोई भी सवाल डॉक्टर साहब से पूछने हैं तो आप स्क्रीन में नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो डॉक्टर, हम जैसा कि हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ के बारे में, हाइपरटेंशन से रिलेटेड भी जानकारी आपको देनी है दर्शकों को। तो हाइपरटेंशन जो वर्ड है वो अपने आप में अगर हम उसको एलॉबरेट करते हैं, हाइपर मीन्स ज़्यादा, टेंशन मीन्स ज़्यादा। टेंशन आज के तारीख में हर किसी को होती है, तो व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय हाइपरटेंशन? एंड अगर ये हो जाती है तो किस तरह से इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, किस वक्त डॉक्टर के पास जाना चाहिए? तो ये जो हाइपरटेंशन है इसको हम हिंदी जनरल लैंग्वेज में उच्च रक्तचाप भी कहते हैं। इसमें जो अपने ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जो
ब्लड फ्लो करता रहा आर्टरीज वगैरह में, उनमें एक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो इस स्टेज को अपन हाइपरटेंशन कहते हैं। जो हाइपरटेंशन के जो आपने साइन एंड सिम्टम बताए, अगर हाइपरटेंशन किसी को सडन बढ़ता है तो उसको हेडेक हो सकता है, वर्टाइगो हो सकता है, चक्कर आ सकता है, इस तरह से होता है। लेकिन अगर हाइपरटेंशन स्लोली बढ़ता है तो उसका कोई साइन एंड सिम्टम बहुत ज़्यादा आते नहीं हैं, जो कि काफ़ी डेंजरस है फिर। जो कि काफ़ी डेंजरस है। अगर आप किसी का ब्लड प्रेशर सडनली इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो हार्ट पे भी इफेक्ट डाल सकता है, ब्रेन में भी इफेक्ट डाल सकता है, उसको स्ट्रोक हो सकता है। तो इसलिए हाइपरटेंशन भी रेगुलर चेकअप करवा के और आपको रेगुलर कंट्रोल रखना जरूरी होता है। हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर, इसका क्या लिंक है? दोनों is it the same thing that दोनों we are सेम talking थिंग, here? सेम थिंग, हाइपरटेंशन एंड ब्लड प्रेशर सेम थिंग। So low BP भी होता है, हाई BP भी होता है, तो बेसिकली जो हाइपरटेंशन इज हाई बीपी, it's about high BP. लो बीपी इज हाइपोटेंशन। लो बीपी के अदर रीजंस हो जाते हैं जी, बिकॉज काफ़ी कुछ अगर आप देखेंगे बहुत सारी भ्रांतियाँ भी फैली हुई है, लोगों को ठीक से अवेयरनेस नहीं है एक कि भाई हमें हाइपरटेंशन है, ओके दिस इज बीपी, दिस इज ब्लड प्रेशर। नाउ ब्लड प्रेशर इज आल्सो ऑफ 2 टाइप्स, लो एंड हाई। तो उसका बाइफिकेशन थोड़ा अगर आप एक बार वापस दर्शकों को बताएं, और कब विच इज़ द टाइम व्हेन दे एक्चुअली नीड टू गो एंड सी अ डॉक्टर। जो अपन हाइपरटेंशन, आजकल नई नई गाइडलाइंस आ गई, जो हाइपरटेंशन यूजुअली लेवल करते हैं, अगर किसी का ब्लड प्रेशर 130/90 से अबव जाता है तो उस पेशेंट को कॉशियस हो जाना चाहिए, वो हाइपरटेंसिव स्टेज में जा सकता है, तो उसको रेगुलर अपना बीपी चेक करवाते रहना चाहिए। हाइपोटेंशन है जिसमें कि बीपी लो हो जाता है। हाइपोटेंशन के कुछ रीजंस होते हैं, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, लूज मोशन हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, तो उनमें हाइपरटेंशन हो सकता है। या किसी को और कोई डिजीज़ है तो उसके साथ में हाइपोटेंशन उसको हो सकता है। हाइपोटेंशन में भी उसको वर्टाइगो, चक्कर, हेडेक, इस तरह की चीज़ें आ सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा रेगुलर चेकअप के लिए, तो हाइपरटेंशन अगर आपकी एज 40-45 से ज़्यादा है, आपका वेट ज़्यादा है, आपकी फैमिली के अंदर ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है, डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, तो आपको कॉशियस होकर एनुअली जो रूटीन चेकअप है, हेल्थ चेकअप है, वो करवाता रहना चाहिए, जिससे कि आपको मालूम चल सके ब्लड प्रेशर बढ़ तो नहीं गया, या डायबिटीज़ तो नहीं हो गई, या और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। राइट सर, हमने बात की कि एज बार होता है, एडल्ट में ज़्यादा होता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आजकल 30+ युवाओं में भी जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो बहुत जल्दी हिट कर रहा है। व्हाट इज़ द मेजर रीज़न बिहाइंड इट? इज़ इट अगेन द लाइफस्टाइल? यस, लाइफस्टाइल। जो आजकल जो सिनेरियो, हर पर्सन की लाइफ स्ट्रेसफुल है, चाहे वो यंग हो, चाहे ओल्ड हो, चाहे कोई भी हो, और सबकी सीडेंट्री लाइफस्टाइल ज़्यादा हो गई है, क्योंकि हर आदमी ऑफिस जाता है, दिन भर ऑफिस में बैठा रहता है, सबके टेंशन ज़्यादा हो गए, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। सेकेंड थिंग जो अभी एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, जो अपन फूड लेते हैं, सब्जी, वेजिटेबल, सब में खूब ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो रहा है जी। आप रोज़ न्यूज़पेपर में देखते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, बिल्कुल, तो ये भी बहुत ज़्यादा मेजर रीज़न है डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन, एंड दैट टू कम एज में भी लोगों को आजकल डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन हो रहा है। जैसा कि डॉक्टर ने कहा है कि हम सभी को अपना ध्यान रखना है, एक्सरसाइज करना है, सही खान पान, टाइम पे खाना पीना करना बहुत ज़रूरी है, और जो लाइफस्टाइल है उसको अगर हम चेंज करें और अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दें तो हम इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। एक बार फिर मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार जैन, MD फिजिशियन, डायरेक्टर ऑफ प्रेक्षा हॉस्पिटल एंड चेतना IVF सेंटर, पाल रोड, जोधपुर, और हम बात कर रहे हैं मधुमेह, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन विच इज़ हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। तो दर्शकों, आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर, और कोई भी आपके सवाल हो तो आप हमारे डॉक्टर से पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि डायबिटीज़ होने के बाद या हाइपरटेंशन होने के बाद जो दूसरी बीमारियां होती हैं, तो इसका कुछ बीच में टाइम फ्रेम रहता है कि या इट कैन क्लिक लाइक ASAP? व्हाट आई मीन इज कि कुछ तो एक समय अवधि होगी। जैसे अब डायबिटीज़ है, आपका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हुआ है, बहुत लंबे टाइम तक कंट्रोल नहीं हुआ है, नहीं हो पा रहा है, तो जो भी इसके कॉम्प्लिकेशंस है, जो भी डिजीज है, कॉम्प्लिकेशंस, वो आपको जल्दी डेवलप हो जाएंगे। अगर किसी को डायबिटीज़ है, उसका अच्छा कंट्रोल है, वो बहुत रेगुलर है, अपनी शुगर बिल्कुल मेंटेन करता है एवरीडे, तो उनके जो कॉम्प्लिकेशंस है, जो आने वाले कॉम्प्लिकेशंस है, वो काफ़ी हद तक डिले हो जाते हैं। जैसे दैट में डेवलप 10 ईयर्स 15 ईयर्स के बाद में डेवलप होते हैं। अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं है, आप मीठा खा रहे हैं, आप वॉक नहीं कर रहे हैं, आपका वेट ज़्यादा है, तो जो भी ये कॉम्प्लिकेशंस है वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगा, बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आपने अभी बताया था कि किडनी की जो डिज़ीज़ है वो डायबिटीज़ से काफ़ी हद तक लिंक्ड है, तो
जिन लोगों को ऑलरेडी किडनी की डिजीज़ हैं, मतलब ऑलरेडी बीमारी है, तो उन पेशेंट्स में और उन पेशेंट्स में जिनको सिर्फ डायबिटीज़ है, हम किस तरह से सिम्टम्स को एनालाइज कर सकते हैं या सिम्टम्स को देख सकते हैं? जैसे जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स हैं वो रेगुलर चेकअप करवाते हैं, तो ईयरली जो उनका किडनी प्रोफाइल होती है, जो रीनल प्रोफाइल होती है, वो हम लोग चेक करते हैं। तो उसमें मालूम चल जाता है कि उसकी किडनी में इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर किडनी में इफेक्ट आना शुरू हो जाता है तो उसको शुगर स्ट्रिक्टली कंट्रोल करनी पड़ती है, ब्लड प्रेशर वगैरह स्ट्रिक्टली उसको कंट्रोल रखना पड़ता है। अगर पेशेंट को ऑलरेडी किडनी डिजीजेज है और उसके साथ में उसको शुगर हो जाती है तो उसको तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी किडनी की बीमारी है और अगर डायबिटीज़ हो जाती है तब ये आप कह सकते हैं कि दिस इज़ मोर डेंजरस, इट टेक्स यू टुवर्ड्स लाइक it will degrade your health. Yeah, exactly. At a very should faster be rate. more cautious. सर, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि खान पान की हम बात करते हैं, लाइफस्टाइल की हम बात करते हैं, उसके बाद भी वक्त नहीं निकाल पाते हैं लोग, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह का रूटीन फॉलो करना चाहिए एक व्यक्ति को, चाहे वो बहुत ज़्यादा बिजी है चाहे वो बिजी नहीं है? एक रूटीन जो होता है मॉर्निंग इवनिंग, जो आपके हिसाब से किस तरह का उसको एक लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए? मेरा ये मानना है जब भी आपको टाइम मिले आप अपने लिए कुछ स्पेयर करें, चाहे आप अर्ली मॉर्निंग हो, चाहे लेट इवनिंग हो, चाहे आफ्टर फूड रात को डिनर के बाद में हो। अगर आपकी सिटिंग ज़्यादा, आप ऑफिस में ज़्यादा सिट करते हैं तो भी आप कुछ टाइम के लिए अपनी चेयर से उठ के मूव कर लें। आपकी रैक वगैरह दूर है तो आप खुद जाएं विदाउट आस्किंग द सर्वेंट कि ये मुझे बुक दे दो या ये दे दो। तो उसमें जो आपका मूवमेंट है, लॉन्ग सिटिंग जो चेयर पे है वो काफ़ी कम हो जाएगी और वो भी काफ़ी आपका मूवमेंट बढ़ेगा तो वो भी काफ़ी इफेक्ट डालेगी। कहने का मतलब है आपको कि अपने लिए टाइम तो निकालना जरूरी है, वॉक करना जरूरी है। चाहे है। आप काम करते हुए वॉक करें, चाहे आप डेडिकेटेडली वॉक करें, वॉक रेगुलरली करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों से हम अपने आप को ज़्यादा देर तक बचा के रख सकें। एग्जैक्टली राइट डॉक्टर। अच्छा, एक बात मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप किस तरह की, एक बार जिसको डायबिटीज़ हो चुकी है या हाइपरटेंशन हो गया है, वो क्या वापस नॉर्मल सिचुएशन में आ सकते हैं विथ रेगुलर यूज़ ऑफ मेडिसिन्स, या डायबिटीज़ हो गया है, हाइपरटेंशन एक बार हो गया है? और हम एक कॉल लेते हैं इसके पहले। हेलो, हाँ जी, अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा धीरे करिए सर। आई गेस ज़्यादा कुछ सुनाई नहीं दे पाया, हम दोबारा वेट करेंगे इस कॉल के लिए। हाँ, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से एक बार डायबिटीज़ हो चुका है या हाइपरटेंशन के आप मरीज़ बन गए हैं, व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग टू नॉर्मल अगेन? आर देयर एनी चांसेस और यू हैव टू लिव विद इट? अगर आपको शुरुआती स्टेज में डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ कोई रीज़न से आपको डेवलप हुई है तो उसके चांसेस रहते हैं कि कुछ साल तक आपको वापस आप नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, नॉर्मल रह सकते हैं विदाउट डायबिटीज़। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है तो ये इसमें हमेशा आपको वॉचफुल रहना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा। विद मेडिसिन एंड ड्रग आप बिल्कुल डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, और जिन पेशेंट्स की डायबिटीज़ कंट्रोल है वो अपनी नॉर्मल लाइफ जो दूसरा आदमी व्यतीत करता है वैसे व्यतीत कर सकते हैं। राइट डॉक्टर। सो बेसिकली देयर आर चांसेस कि अगर आपका स्टेज क्या है हाइपरटेंशन का या डायबिटीज़ का। ये कॉलर लेते हैं हम। आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया है। जैसा कि हम डॉक्टर साहब से आज बात कर रहे हैं डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के बारे में, और देयर आर चांसेस कि अगर आपका डायबिटीज़ ज़्यादा मतलब बहुत अभी हुआ ही है, आई मीन टू से द स्टेज इज़ नॉट वेरी एडवांस्ड, उस केस में अगर रेगुलरली हम कंट्रोल करते हैं हमारे डायबिटीज़ को या हाइपरटेंशन को तो वापस से आप नॉर्मल एक ज़िंदगी जी सकते हैं। तो डॉक्टर, जैसा कि हम काफ़ी चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कितनी हानिकारक होती है ये बीमारी? मतलब हानिकारक, जैसा कि डायबिटीज़ इज़ अ कॉज फॉर अदर डिजीजेज, दैट इज़ बीन प्रूवन, इवन हाइपरटेंशन इज़ अ कॉज फॉर अदर डिजीजेज। एक कॉल हम लेते हैं। हेलो, गुड इवनिंग मैम। यस, गुड इवनिंग। अपना सवाल पूछिए। मैम जो है वो एक चीज के बारे में पूछना था डॉक्टर साहब से, वो ये कि कुछ एक जगह जो है ऐसे वीडियोस के अंदर हमने देखा कि कुछ डॉक्टर जो है
वो ये दावा करते हैं कि 3 दिन के अंदर जो है वो डायबिटीज दूर हो जाती है, कुछ एक जो है आप रूटीन को फॉलो करें, तो क्या ये वाकई जो है 3 दिन में जो है डायबिटीज दूर की जा सकती है या फिर जो है ये केवल एक फेक वीडियो है? आपका नाम बोलिए सर। पंकज शर्मा। हाँ पंकज जी, आपके सवाल का जवाब देंगे डॉक्टर। पंकज जी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी डायबिटीज 3 दिन में कंट्रोल हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, ऐसा यूजुअली नहीं देखने में आता है। हाँ, अगर कुछ रीज़न से आपको डायबिटीज़ डेवलप हुई है, जैसे किसी को इन्फेक्शन हो गया है बहुत ज़्यादा, जिसके पैंक्रियाज में इन्फेक्शन हो गया है, उसका अगर वापस से कंट्रोल हो जाता है तो डायबिटीज़ नॉर्मल हो सकती है। लेकिन 3 दिन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि 3 दिन में आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी। I hope we answered your question, Mr. पंकज। एक और कॉलर है, उसका हम कॉल लेते हैं, शायद डिस्कनेक्ट हो गया। तो जैसा कि इन्होंने पंकज जी ने पूछा कि ऐसी काफ़ी भ्रांतियाँ फैली हैं, वीडियोस हैं, यूट्यूब एक्सेस जो आजकल हो गया है, कोई भी कुछ भी अपलोड कर सकता है। तो अवेयरनेस जो है वो है, लेकिन क्या वो सही है या गलत है, इसका हम किस तरह से अंतर कर सकते हैं डॉक्टर? इसमें काफ़ी सारे जो वीडियोस हैं वो अच्छे भी होते हैं और काफ़ी सारे वीडियोस फेक भी होते हैं। अभी आप यूट्यूब वगैरह पे जाएंगे तो आप ये खा लेंगे तो डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी, ऐसा कर लेंगे तो डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी। करेक्ट। तो ये सब जो है इनका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है। ट्रू ना, हो सकता है किसी आदमी को डायबिटीज़ नहीं हो, हल्की सी हुई हो, कोई और रीज़न से हुई हो, उसने एक बार ये चांस ले लिया, कर लिया तो उसकी शुगर कंट्रोल होगी। लेकिन अपन मास लेवल पे ये नहीं कह सकते कि ये करने से आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। राइट सर, ये कॉल लेते हैं हम। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो, आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया। जैसा कि आपने कहा कि बहुत से लोग सेल्फ अवेयरनेस के को देखते हुए खुद ही गूगल सर्च करते हैं या यूट्यूब सर्च करते हैं, वीडियोस देखते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द राइट वे और व्हाट इज़ द राइट अप्रोच, कि अगर आपको शक है कि आपको कोई बीमारी है तो व्हाट शुड द पर्सन डू एट द फर्स्ट इंस्टेंस? वीडियो, गूगल, यूट्यूब, ये सब नॉलेज के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनकी जो नॉलेज है एक लेवल तक होती है। अगर आप इनमें सर्च भी करते हैं तो आप ऑथेंटिक साइट पे जाइए, ऑथेंटिक साइट को देखिए जिसका कि साइंटिफिक बैकग्राउंड हो। कुछ मेडिकल से रिलेटेड साइट्स हैं, आप उनको जाइए, उनको सर्च कीजिए, उन पे जो आपको मटेरियल मिलेगा उसमें काफ़ी हद तक ट्रुथ होगा। लेकिन अगर आप रूटीन में जाएंगे जिसका कि कोई बैकग्राउंड नहीं है, वीडियो का, गूगल का, पेपर का, तो उसमें फिर आप you may land up in a problem. Right, but what is the first thing एक मरीज़ को करना चाहिए अगर उसको डाउट है कि उसे डायबिटीज़ है? तो what is the first thing, like is it a blood test that he should? अगर उसको लगता है मुझे डायबिटीज़ है, मेरी लाइफ स्टाइल में चेंज हो रहा है, मुझे यूरिन बार बार आ रहा है, मेरा वेट कम हो रहा है, मुझे वीकनेस लग रही है, जितना एफर्ट्स मैं पहले कर पाता था उतना मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे सडन वेट में चेंजेस हुए हैं, वेट कम हो गया है, वेट बढ़ गया है, मेरे कोई घाव हो गया है, वो हील नहीं हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट को जाके अपना ब्लड शुगर चेक करवाना चाहिए। एक बार 2 बार उसको शुगर चेक करवाना चाहिए, भूखे पेट करवा ले, खाना खाने के 2 घंटे बाद करवा ले। आजकल कुछ और भी टेस्ट आ गए हैं जो ये शो करते हैं कि आपको डायबिटीज़ 2 मंथ्स है, 3 मंथ्स है, कब से। तो उसको ये रेगुलर एक बार चेक करवा के किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद ही उसको आगे बढ़ना चाहिए। राइट डॉक्टर, तो जैसा कि डॉक्टर ने कहा है कि हमें सेल्फ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, हम ज़रूर नॉलेज के लिए वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन अगर द राइट वे इज़ टू गो टू द डॉक्टर, गेट योर ब्लड टेस्ट डन, या सो दैट आपको पता चले कि क्या आपको सच में ही डायबिटीज़ है और उसी के अनुसार आप अपना मेडिकेशन लीजिए। एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो, हाँ जी, अपना सवाल पूछिए। यस सर। मैडम ये है कि मेरे को 2011 में डायबिटीज नेफ्रोपैथी है। हाँ जी, डायबिटीज नेफ्रोपैथी में क्या करना पड़ेगा सर? अपना थोड़ा टीवी का वॉल्यूम आप स्लो कर दीजिए सर, ताकि आपकी आवाज़ हमें सुनाई दे। हाँ, अपना रिपीट करेंगे क्वेश्चंस प्लीज। मैडम मैं खुद डॉक्टर हूँ जी, और उसमें सबसे डायबिटीज नेफ्रोपैथी का वो सशक्त कर रहे हैं जी सर। आपको समझ में आ रहा है सवाल? डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी से रिलेटेड आपका सवाल है जी सर। जी,
तो उसमें मेरे को अब क्या करना पड़ेगा फर्दर? अगर आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी है तो आपको कुछ मेडिसिन्स जो भी आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए उनसे आप कंसल्ट करें, और डायबिटिक नेफ्रोपैथी के लिए आप रेगुलर चेकअप करवाते रहें और अपनी शुगर को एकदम से कंट्रोल रखें। अगर आप शुगर को कंट्रोल रखेंगे तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी का जो प्रोग्रेशन है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। और आपको डाइट कंट्रोल अच्छे से करना चाहिए, और आपको कोई भी नेफ्रोलॉजिस्ट जो किडनी के डॉक्टर हैं उनको कंसल्ट करना चाहिए और उनके ऑब्जर्वेशन में रहना चाहिए। सर एक क्वेश्चन और है सर। हाँ जी, बोलिए बोलिए सर। सर डाइट में क्या करना पड़ेगा? डाइट में क्या करना पड़ेगा? डाइट में आपका सवाल वापस रिपीट करिए सर। मेरे को डाइट में क्या लेना पड़ेगा? अगर ट्रीटमेंट कहा है कि डायबिटीज नेफ्रोपैथी हो सकती है तो डाइट में क्या लेना पड़ेगा? डायबिटीज में नेफ्रोपैथी हो सकती है, इसके लिए आपको रेगुलर अगर आपको नेफ्रोपैथी नहीं है तो आप ईयरली उसको चेकअप करवाते रहें, किडनी चेक करवाते रहें। ठीक है सर, आप सवाल का जवाब हमने डाइट, अच्छा ये डाइट के बारे में पूछ रहे हैं कि डाइट क्या रहना चाहिए इनका। नेफ्रोपैथी की जो डाइट होती है वो बिल्कुल अलग से होती है। आपको नेफ्रोपैथी कितनी डेवलप हुई है, क्या हुआ है, डाइट उसके अकॉर्डिंगली होती है। फिर भी आपको रिच प्रोटीन डाइट, तला वाला, मिर्ची, ये सब बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, और कोई भी अच्छी डाइटिशियन से या नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके उसके अकॉर्डिंगली ही आपको डाइट लेनी चाहिए। आपको कितनी नेफ्रोपैथी है, कौन से ग्रेड की है, क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ही लेनी चाहिए आपको डाइट। ओके सर, जैसा कि अब अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है शो के ज़रिए, और आप देख रहे हैं कि लोग जानना चाहते हैं कि ऑलरेडी जिसको किडनी की बीमारी है और डायबिटीज़ हो जाता है तो क्या करना चाहिए। और जैसा कि अभी आपने कहा कि रिच प्रोटीन डाइट जो है, तला हुआ खाना और मिर्ची भी नहीं खाना है। हम इस वार्ता को जारी रखेंगे, लेकिन उसके पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डैन का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डैन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉन स्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक मीन्स फुल एंटरटेनमेंट। कुछ भी कहीं भी जब आपके मोबाइल में होगा डैन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी को बता दूं कि हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार जैन से, जो कि हैं डायरेक्टर ऑफ प्रेक्षा हॉस्पिटल एंड चेतना IVF सेंटर। एंड आज हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं। उनका जो सवाल है वो ये है कि जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी है उसके क्या सिम्टम्स हैं। तो डॉक्टर आप बताइए। अगर डायबिटिक नेफ्रोपैथी अर्ली स्टेज के अंदर है तो उसमें कोई सिम्टम यूजुअली नहीं आते हैं। ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो सकता है, पाँव में सूजन भी रह सकती है,
पर आपको जो इसके लिए है, जो यूरिन एल्ब्यूमिन टेस्ट करवाना चाहिए और जो रीनल प्रोफाइल है वो टेस्ट करवाना चाहिए। डाइट के बारे में बताएंगे आप? अपना सवाल रिपीट करिए सर। किसके बारे में? डाइट के बारे में। डाइट के बारे में, हाँ, जैसा ये पहले भी क्वेश्चन पूछा था, जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी की डाइट है वो अकॉर्डिंगली होती है। यूजुअली इस डाइट के अंदर आपको फ्राइड फूड, तला वला अवॉइड करना चाहिए और आपको जो प्रोटीन रेस्ट्रिक्ट डाइट लेनी चाहिए। और मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी है तो आप नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें और अच्छे डाइटिशियन से डाइट चार्ट बनाएं और डाइट चार्ट को फॉलो करें, क्योंकि डायबिटिक नेफ्रोपैथी इज नॉट ए वेरी गुड डिजीज। अगर ये डेवलप होती है तो इसको रेस्ट्रिक्ट करना, कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसके साथ में आपको शुगर का लेवल बहुत अच्छे से कंट्रोल करना पड़ेगा और शुगर रेगुलर चेक करवाते रहना पड़ेगा। जी डॉक्टर, जैसा कि लास्ट कॉलर का जो सवाल था उसका बहुत ही अच्छे से जवाब दिया है डॉक्टर ने कि डाइट जो आपको रखनी है, तला हुआ नहीं खाना है, मिर्ची नहीं खाना है और रिच प्रोटीन का डाइट आपको नहीं लेना है। डॉक्टर, इसी को हम जारी रखेंगे। सिम्टम्स की हम बात कर ही रहे थे नेफ्रोपैथी में, लेकिन जो डायबिटीज़ के जो सिम्टम्स हैं वो एक बार वापस से बताएं। एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हाँ जी, हेलो। एक बहुत लंबे समय तक जो है ऐसा माना जाता रहा कि डायबिटीज जो है वो जेनेटिक बीमारी है, हेरिडिटरी है, लेकिन इन दिनों के अंदर जो है अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो है छोटी एज में भी जो है कई सारे ऐसे बच्चों को डायबिटीज हो जाती है जो कायदे से जो है उनके परिवार के अंदर किसी को भी नहीं है, चाहे वो ननिहाल साइड की बात करें चाहे गदियाल साइड की, फिर भी जो है इन बच्चों के अंदर ये बीमारी आ जाती है। तो क्या डायबिटीज जो है वो जेनेटिक बीमारी नहीं रही या फिर पहले की रिसर्चेस जो है, मेडिकल रिसर्चेस जो है वो अधूरी? नहीं, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। डायबिटीज प्लेन जेनेटिकली कभी भी नहीं थी। डायबिटीज इज ए कॉन्स्टिलेशन, मतलब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो सारे काम करते हैं और तब डायबिटीज डेवलप होती है, चाहे एडल्ट में हो और चाहे चिल्ड्रन के अंदर। तो जेनेटिक एंड हेरिडिटरी इज वन ऑफ द कॉज टू डेवलप द डायबिटीज। जिनमें जेनेटिक है, हेरिडिटरी है, उनमें चांसेस बढ़ जाते हैं नॉर्मल चिल्ड्रन से या नॉर्मल एडल्ट से डायबिटीज डेवलपमेंट में। और ऐसा कहा जाता है कि जो है टेंशन जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज के डेवलप होने का। तो क्या ये वाकई जो है आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी के कारण जो है जो टेंशन एक व्यक्ति महसूस करता है, उस कारण से डायबिटीज के सिम्टम्स से अचानक से उभर आते हैं? और एक बार यदि किसी व्यक्ति के अंदर डायबिटीज से सिम्टम्स उभर आए तो क्या अब चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो है नेक्स्ट जनरेशन में भी वो डायबिटीज कैरी करेगा? जो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आजकल जो लाइफ स्टाइल है, जैसा मैंने पहले भी बताया था, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, टेंशन, एनवायरमेंटल चेंजेस, ये सारे जो फैक्टर्स है डायबिटीज डेवलप होने के मेजर कारण आजकल हो गए हैं। सेकेंड थिंग, अगर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज नहीं है डायबिटीज तो ऐसा नहीं है कि डायबिटीज अदर कारण से हुई हो और वो ऑफ स्प्रिंग में चली जाए या बच्चों में हो जाए। तो ये अपन बिल्कुल लेबल नहीं कर सकते कि पेरेंट्स को डायबिटीज है तो बच्चों में होगी ही। चांसेस जो डायबिटीज होने के हैं वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि सर जो है मैं एक जो है वो टीचरों से एक चीज और जो है पूछना चाह रहा हूँ सर, वो ये कि जो है ये जो जेनेटिकली बीमारी जो है वो नेक्स्ट में जाती है, तो ऐसा कहा जाता है कि सोमैटिक सेल के अंदर नहीं होनी चाहिए और जर्म सेल के अंदर कोई चीज जाती है तो ही जेनेटिकली नेक्स्ट जनरेशन में जाती है। तो क्या डायबिटीज के केस में भी वही एप्लीकेबल है सर? डायबिटिक ये यूजुअली जो जेनेटिकली होते हैं डीएनए रिलेटेड होते हैं, तो इनमें जो जेनेटिकली चेंजेस हैं, जेनेटिकली अगर आपको कोई डिफेक्ट है तो वो ऑफ स्प्रिंग में बच्चों में जा सकती है। I hope he answered your questions very well. Thanks for हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये एक जो सवाल मेरे मन में भी आया है कि जैसा कि इन्होंने, हमारे लास्ट कॉलर ने हमें बोला है कि जो हेरिडिटरी होती है वो ट्रांसफरेबल होती है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो अगर डायबिटीज़ आप में हेरिडिटरी है तो देर आर चांसेस ऑफ गेटिंग ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन, लाइक नेक्स्ट पीढ़ी पे वो ट्रांसफ़र होगी। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है और वो हेरिडिटरी नहीं है तो उस केस में ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी ऑफस्प्रिंग्स में भी ट्रांसफ़र होगी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो इस बारे में थोड़ा अगर आप और एलॉबरेटिव वे में थोड़ा बताएं दर्शकों को। जो आजकल ये हो गया है, जो जेनेटिकली है, अगर आपके पेरेंट्स को है डायबिटीज़, आपके पैटर्नल साइड में है, मैटरनल साइड में है, तो जो ऑफ स्प्रिंग में है उनमें डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके साथ में जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, स्ट्रेस हैं, खान पान है, ओबेसिटी है,
बहुत सारे फैक्टर्स साथ में इफेक्ट डालते हैं। तो अपन ये 100% नहीं कह सकते कि आज मेरे पेरेंट्स में डायबिटीज़ है तो मेरे में होगी। चांसेस आर देयर, जो नॉर्मल पर्सन है प्रोबेबिलिटी इज इंक्रीज बट नॉट नेसेसरी, मतलब इन बोथ द केसेस इन कंपैरिजन टू नॉर्मल पर्सन प्रोबेबिलिटी इज इंक्रीज इफ अगर आपके मैटरनल पैटर्नल कोई भी साइड के अंदर डायबिटीज है तो मतलब आपको पहले से ही अपने खान पान का और लाइफस्टाइल का, अगर किसी की लाइफ डायबिटीज है किसी की फैमिली के अंदर तो उनको ज़्यादा कॉशियस रहना चाहिए और अपना जो रेगुलर चेकअप है करवाते रहना चाहिए। सर इसी के साथ हाइपरटेंशन के बारे में भी मैं पूछना चाहूँगी, जैसे कि काफ़ी आपने कहा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है बट इनडायरेक्टली बोथ द डिजीजेज आर रिलेटेड, डायबिटीज़ एज वेल एज हाई बीपी, करेक्ट? ये जो कुछ डिजीजेज ये मिलके इनको हम लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, डिसलिपिडीमिया है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आपका ये सारे जो कॉन्स्टिलेशन ऑफ डिजीजेज है दे आर द मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, है ना। तो ये जो होती है एक दूसरे से इनका रिलेशन नहीं है पर चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। और अगर एक पेशेंट में डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है उसमें एक दूसरी डिजीज़ और हो जाती है तो जो उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो उसकी मॉर्बिडिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। राइट डॉक्टर, एक हम इसके लेवल्स के बारे में बात करेंगे, दैट हाउ डू यू लेबल दैट यू आर डायबिटिक, यू आर एट व्हाट स्टेज, तो ये चीज़ें हम लेबल कैसे करें? तो अगर हम पेशेंट को डायबिटिक तब लेबल करते हैं जब पेशेंट की फास्टिंग ब्लड शुगर, एकदम से बुकेवेट ब्लड शुगर 126 से ज़्यादा हो, वो भी 1 या 2 बार करवाने के बाद में लेबल करते हैं कि इस पेशेंट को डायबिटिक है। अगर उसकी खाना खाने के बाद शुगर 2 घंटे बाद वाली शुगर या रैंडम शुगर 200 से ज़्यादा है तो इन पेशेंट को हम लोग लेबल करते हैं कि आपको डायबिटीज़ है। अगर पेशेंट को शुगर 110 एंड 126 के बीच में तो दीज आर द पेशेंट जो कि बॉर्डर लाइन होते हैं, ये पेशेंट कभी भी डायबिटीज़ में डेवलप हो सकते हैं। तो ये जो पेशेंट हैं इन पे हम प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं, जिनकी शुगर 100 के आसपास है, 105 है, 110 है, खाना खाने के बाद में 180 रहती है, कभी 200 हो जाती है, इससे कम रहती है। तो ये पेशेंट है जो लाइफ स्टाइल चेंज, डाइट कंट्रोल वगैरह करते हैं तो इनकी डायबिटीज़ काफ़ी हद तक कंट्रोल रहती है। जी, एक कॉलर लेंगे हम। हाँ जी, अपना सवाल पूछे। हाँ मैडम, थोड़ा सा क्वेश्चन है कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ जी, और ये मैं जानना चाहता हूँ कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी के लिए क्या जांच कराने के लिए कि डायबिटिक है या नहीं है? डायबिटिक नेफ्रोपैथी है या नहीं है, या नहीं है? आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी के लिए आपको जो यूरिन, अगर आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी नहीं है, आपको डायबिटीज काफ़ी साल से है तो यूरिन में यूरिन माइक्राल टेस्ट होता है, आपको वो करवाना चाहिए। आपको रेगुलरली किडनी फंक्शन, यूरिया, क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स ये करवाते रहना चाहिए अगर आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी के चांसेस हैं तो। हाँ जी बोलिए। सेम क्वेश्चन नहीं किया सर, मेरा पहले 1.6 था जी, अब नॉर्मल हो गया है जी। अगर आपका क्रिएटिनिन नॉर्मल हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, आप बिल्कुल सारी चीज़ कंट्रोल रखें और इसको नॉर्मल लेवल में ही रखें और रेगुलर चेकअप करवाते रहें। राइट डॉक्टर, हमने जैसे कि लास्ट कॉलर ने कुछ स्पेसिफिक टेस्ट की बात की है, तो ऐसे कौन से बेसिक टेस्ट हैं और ऐसे कौन से हाई लेवल लाइक स्टेज वाइज टेस्ट हैं जो आप एक बार हमारे दर्शकों को इस बारे में बताएं कि कौन कौन से लेवल पे, कौन से स्टेज पे हम कौन से टेस्ट रेगुलरली कराएं जिसके कारण हम नियंत्रण में रख सकते हैं। जैसे आपको अभी डायबिटीज़ आपको डायग्नोस हुई है, डायबिटीज़ अभी ही डायग्नोस हुई है, फर्स्ट टाइम आपको मालूम चला है, तो एक बार आपको रूटीन में सारे जो बेसिक टेस्ट होते हैं वो आपको करवा देने चाहिए। जैसे कि सर आपको रूटीन काउंट्स करवा देनी चाहिए, रूटीन काउंट्स, ब्लड काउंट्स, आपका हीमोग्लोबिन देख लेना चाहिए, आपको शुगर चेक करवानी चाहिए, फास्टिंग, खाना खाने के 2 घंटे बाद फास्टिंग एंड नॉन फास्टिंग दोनों, बीपी, आपको किडनी फंक्शन टेस्ट करवा देना चाहिए, रीनल फंक्शन टेस्ट करवा देना चाहिए, आपको लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल वगैरह है यानी ये करवा देना चाहिए। आजकल थायराइड की बीमारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो आपको थायराइड का लेवल टेस्ट करा देना चाहिए, एक सीरम यूरिक एसिड होता है वो आपको करवा देना चाहिए, आपको रूटीन अल्ट्रासाउंड करवा देना चाहिए और ईसीजी करवा देना चाहिए और यूरिन टेस्ट आपको करवा देना चाहिए। ये जो कुछ बेसिक टेस्ट है ये आपको करवा देना चाहिए। उसके बाद अकॉर्डिंग टू डायबिटीज़ बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो कि स्टेज वाइज है, वो जो आपका कंसल्टेंट जो आपको डॉक्टर एडवाइस करता है वो करवा। तो जैसा कि डॉक्टर ने कहा कि कुछ एक बेसिक टेस्ट के बारे में आज हमने आपको जानकारी दी कि जो कि बहुत ही ज़रूरी है और रेगुलर बेसिस पे अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं, हाइपरटेंशन के सिम्टम्स हैं, तो आप ये टेस्ट रेगुलरली कराएं
और अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज़ हैं तो अपने डाइट का स्पेसिफिकली ध्यान रखिए, क्योंकि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन अगर आपको ऑलरेडी है तो दूसरी बीमारियां के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जो कि हम डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी इसके बारे में जानकारी दी है। सो डॉक्टर, एक बार हम क्विकली बात करेंगे कि किस तरह से सिम्टम्स क्या होते हैं, और अगर डायबिटीज़ हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या है। जो एक तरफ हम डाइट की बात कर रहे हैं, एक क्विकली रिकैप करेंगे कि और क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए, और क्या हो सकता है कि एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं, चाहे टाइप 1 है चाहे टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो इस बारे में एक हम क्विक रिकैप करेंगे डॉक्टर। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, डायबिटीज़ टाइप 1 एंड टाइप 2 दो तरह की होती है। टाइप 1 यूजुअली बच्चों में होती है। अगर आपका छोटे बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं है, उसको यूरिन बार बार आ रहा है, उसका वेट कम होता जा रहा है, और जो उस एज के बच्चे हैं उनके बराबर वो कोप अप नहीं कर पा रहा है, तो आपको तुरंत शुगर टेस्ट वगैरह आपको करवाते रहनी चाहिए। टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर है, टाइप 2 डायबिटीज़ में अगर आपको ओबेसिटी है, आपका वेट इंक्रीज़ हो गया है, वेट रिड्यूस हो गया है, आपको वीकनेस है, आपको भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, और आप जितना काम पहले कर पाते थे उतना काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको यूरिन बार बार आता है, आपके कहीं घाव हो गया है, घाव नहीं भर रहा है, तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं। अगर ये आपको हैं तो आपको तुरंत से टेस्ट करवा देना चाहिए। ये एक आखिरी कॉलर लेंगे आज के लिए। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो, आज संडे का ये सवाल है कि आजकल डायबिटीज इतनी ज्यादा बढ़ रही है, इसका क्या रीजन है? जैसा छोटे बच्चों में हो रही है, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, डायबिटीज़ जो बढ़ने के काफ़ी रीजंस है, जिसमें एक हेरिडिटी था, पर जो अभी जो मेजर रीज़न देखने के लिए आ रहा है, स्ट्रेसफुल लाइफ, चेंज इन एनवायरनमेंट, चेंज इन फूड हैबिट्स। आजकल लोग बाग फास्ट फूड बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लग गए हैं, फैटी डाइट लेने लगे हैं, तो ये सारे जो है ये इफ़ेक्ट डाल रहे हैं डायबिटीज़ इंक्रीज़ होने के। दूसरा, आजकल इतने ज़्यादा गैजेट्स आ गए हैं कि हम जो मूवमेंट नॉर्मल पहले करते थे वो आजकल मूवमेंट बंद हो गया है। हर आदमी लैपटॉप, मोबाइल इन्हीं पे लेता है। आउटडोर एक्टिविटीज़, आउटडोर गेम्स, आउटडोर खेलना लगभग बंद सा हो गया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब बहुत इफेक्ट डाल रही है, और इसीलिए जो डायबिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। एंड द मेजर रीज़न बिहाइंड इज पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल चेंजेस। सो लास्ट कॉलर का जो सवाल था कि बच्चों में किस तरह से ये ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसा कि आपने बखूबी बताया कि जो गैजेट्स का यूज़ है, एक्टिविटी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, घर में ही बैठते हैं, और ज़्यादा इस बारे में माता पिता को ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चों की जो हेल्थ है वो उनके ऊपर ज़्यादा आश्रित है, तो वो ज़्यादा एक्टिविटीज़ करें ताकि अभी आपने देखा होगा बच्चों में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जी, तो we should check the obesity is one of the major reasons. So obesity is one of the major reasons of getting diabetes and hypertension diseases, in a very very early stage. So sir, इसी के साथ we will wind up the show, and thank you so much doctor. We had Dr. Praveen Kumar Jain today with us from Preksha Hospital and Chetna IVF Center, Pal Road. Thank you doctor for joining us and telling us so much good information about diabetes and hypertension. इसी के साथ हम सभी दर्शकों से अलविदा लेंगे। अगले एपिसोड में हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।